चलिए अब मार्केट डे हाई पर और हमारे साथ आनंद टंडन जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, गुड आफ्टरनून। शानदार मोमेंटम मार्केट में आज एटलीस्ट, लेकिन कल एक बार ऐसा लगा था कि पता नहीं वाकई कहीं वो डरावना सपना नहीं देख रहे हैं। 11,000 करोड़ की एफआई की सेलिंग कल देखने को मिली। अब मार्केट पर व्यू क्या है? क्या अभी भी इस मार्केट में करेक्शन की और गुंजाइश है, या वर्स्ट ऑफ द प्राइस डैमेज एटलीस्ट इज आउट ऑफ द वे? मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। देखिए, अभी भी मार्केट का अनुमान ये है कि आपके ग्रोथ जो है इस साल सिंगल डिजिट में आएगी और अगले साल आप वापस 1200 के आसपास का ईपीएस एस्टिमेट किया जा रहा है निफ्टी के लिए। तो अगर आप 1200 लेके चलते हैं तो इस वक्त मार्केट ऑलरेडी करीब करीब 20 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, जो कि महंगा है लेकिन कोई बहुत ज्यादा मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अगर आप ये समझें कि इस साल आपने अनुमान कम किया, अगले साल भी थोड़ा हद तक कुछ हद तक अनुमान कम हो जाएगा, तो अगर आपने ₹50 भी ईपीएस कम किया तो ₹1000 का गिरावट इसी पी पे आ सकती है। तो 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक तो क्योंकि बाज़ार यूएस का बाज़ार भी थोड़ा-सा टॉपिश लग रहा है, वहाँ पर भी अगर थोड़ी-सी गिरावट आई तो आपको यहाँ पर उसका प्रभाव मिलेगा। ऑलरेडी आप एफआईआई सेलिंग जैसे आपने कहा, ऑलरेडी वो देख रहे हैं। तो इस वक़्त भी जो है ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफ़ा मार्केट हो जाएगा ऊपर या नीचे। थोड़ा हद आपको बच-बच के चलना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा गिरावट आ जाए वहाँ पे खरीद सकते हैं, और जब बहुत ज़्यादा बढ़त आ जाए या वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आ जाए तो इस समय थोड़ा संभलना चाहिए। वैसे कई सारे दिग्गज स्टॉक्स में वैल्यूएशंस अच्छे खासे करेक्ट भी हुए हैं इस रीसेंट मुनाफा वसूली में, आनंद जी। लेकिन एक थीम जो आज काफ़ी एक्टिवली ट्रेडेड है वो है फार्मा कंपनियां। फार्मा कंपनियों के इस क्वार्टर के नंबर्स हमने देखे। अमेरिका में कुछ कंपनियों के लिए प्राइसिंग ठीक थी, कुछ के लिए एवरेज थी, लेकिन अर्निंग्स की विजिबिलिटी कितनी बेहतर हुई है अगर उसका एक अंदाज़ा लगे। और साथ ही साथ जिस तरह के लॉन्चेस दरअसल कंपनियां इंट्रोड्यूस कर रही हैं आने वाले क्वार्टर्स के लिए, कहां पर आपको लग रहा है क्लियरली एक एज कुछ कंपनियों के हाथ लगता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, फार्मा कंपनी में 2 चीज़ें, एक तो डोमेस्टिक मार्केट फिर से डबल डिजिट ग्रोथ दिखाना शुरू हो गया है, स्पेशली लीडिंग कंपनीज़ के लिए। तो वो एक अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पर आपको एक स्टेबल इनकम आ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली जो डेल्टा आता है वो बाहर की ग्रोथ से ही आता है, और उसमें जो भी आप यूएस में एक बड़ी चीज़ जो थी वो कंसोलिडेशन का की बात थी और उसके कारण काफ़ी दाम गिर रहे थे। वो एक तो कम हो चुका है। एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि ट्रम्प साहब जो अभी आए हैं, वो अगर प्रेशर डालें तो वहाँ पे एक अजीब-सा रूल है कि आप वहाँ के लोकल कंपनीज़ के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते प्राइस। ये थोड़ा-सा चेंज हुआ है और अब वहाँ पे प्राइस नेगोशिएशन एक फेज़्ड मैनर में लाया जा रहा है। इसको एक्सेलरेट किया जा सकता है क्योंकि अगर ट्रम्प का ये एक पॉलिसी है कि आप वहाँ पे दाम काटें या अपना खर्चा बचाएँ गवर्नमेंट का, तो उसका प्रभाव फार्मा पे आ सकता है, जिसमें जेनरिक की ग्रोथ फिर से आ जाएगी। इस वक़्त ज़्यादातर कंपनीज़ की जो पोर्टफ़ोलियो है उसमें जो जेनेरिक लॉन्चेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको अपसाइड दिखने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। जैसे आज अब डॉक्टर रेड्डी जैसा कंपनी लीजिए, जहाँ पर उनके बहुत सारी फाइलिंग्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे फर्स्ट टू फाइल भी हैं, लेकिन फिर भी जो उनके जो नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं बाज़ार में, उसको रेवलीमेंट में जो आपको नुकसान होगा आगे जाके, वो मेकअप करना ही मुश्किल रहेगा यूएस में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लियर अपसाइड दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये सेक्टर जो है वैल्यूएशन के हिसाब से बाकी मार्केट से थोड़ा सस्ता है, और इसके कारण आप उसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन-सा पर्टिकुलर पोर्टफोलियो जो है, वो अच्छा चल सकता है। हम्म। अच्छा आनंद जी, ये स्पेशली महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद मैं इनफैक्ट पहली बात दूसरी कहना चाहूँगा। इनफैक्ट हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, जब उनकी क्वेरीज आती हैं, पीएसयूज में ट्रैप थे वो, डिफेंस में और रेलवेज में काफ़ी हद तक, और पोस्ट आई थिंक महाराष्ट्र वर्डिक्ट थोड़ा सा कन्विक्शन इन स्टॉक्स में लौटा है, या फिर अभी पिछले 10 दिन से स्टेबल है विद पॉजिटिव बायस। क्या एवरेज आउट करना चाहिए लूजिंग पोजीशंस पे अभी यहाँ पे, या फिर फ्रेश बैंक की कोई गुंजाइश नज़र आ रही है आपको डिफेंस और रेलवे में? लेकिन अब ये डिफेंस जैसा एक पोर्टफोलियो है, वो बड़ा मुश्किल है सोचना, क्योंकि आप जैसे एचएएल लीजिए, आपके पास ऑर्डर बुक तेजस की, मैं स्पेसिफिकली तेजस की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, पूरे स्क्वाड्रंस आफ्टर स्क्वाड्रंस गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिए हैं। एक भी तेजस अभी तक उड़ा नहीं है, क्योंकि आपके पास इंजन नहीं है, और जिस तरह से हमारा रिलेशन जीई के साथ, यूएस गवर्नमेंट के साथ है, लगता भी नहीं है कि उनको आपको इंजन मिलने वाला है कोई अगले 5-6 महीने में।
तो अगर आपके पास ऑर्डर बुक है उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ कंपनियां ऐसी हैं जहां पर आपने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, स्पेशली मिसाइल। और अगर आप मिसाइल का एक्सपोर्ट और बढ़ा सकें और उसमें रेगुलर ऑर्डर आ सके तो कम से कम आपके पास एक डाइवर्सिफाइड बेस हो जाएगा, खाली इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे आप। तो अगर इस तरह की कंपनियां देखें जहां पर आपके पास डिलीवरी करने की संभावना है, ग्रोथ खाली इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पूरी तरह से इन हाउस है, ये नहीं कि आप किसी चीज मेजर आइटम के लिए बाहर रुके हुए हैं, तो डेफिनेटली इन कंपनियों को देखा जा सकता है, स्पेशली क्योंकि अभी करेक्शन होने के बाद वैल्यूएशंस थोड़े कम से कम कैलकुलेटेबल हो गए हैं। पहले तो ऐसे लेवल हो गए थे कि आप का पूरा यूएस का या चाइना का आर्मी रिप्लेस कर दें तो भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इंडियन स्पेशली शिप बिल्डिंग है जैसी कंपनियों में। तो डिफेंस डेफिनेटली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ग्रोथ आपकी आती रहेगी। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी क्या है उसके ऊपर आपको कंपनी चुनना है। अच्छा, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है अब रिलायंस के ऊपर। रिलायंस पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका, क्यों इसमें इतनी अंडर परफॉर्मेंस रही है? तो अनुज, अंडर परफॉर्मेंस तो आप कई रीजंस की तरह खोज सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस रही है तो यहाँ पर इस वक्त रिलायंस कोई खास खराब नहीं लगता है। देखिए, रिफाइनरी का में कोई खास ग्रोथ की संभावना नहीं थी, अभी भी शायद कुछ हद तक उसमें कंस्ट्रेंट्स ही रहेगा, लेकिन अगर आपने उसको ब्रेकअप करना शुरू किया कंपनी को, जो कि होना ही है, रिटेल जियो सब अलग अलग होने हैं, तो ऑटोमेटिकली सम ऑफ पार्ट्स जो है आपका एक्चुअली बेटर रहेगा हमेशा लिस्टेड कंपनीज में। और इस वक्त अगर आप देखें रिटेल में, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, तो बाकी कंपनियां ऐसी हैं जो रिटेल में बेहतर कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, और इसमें आपको थोड़ा सा भी मार्जिनल इंप्रूवमेंट होगा तो काफी हद तक आपको वैल्यूएशन आ सकता है। ऑलरेडी जियो जो है सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट में, और इस वक्त ये क्लियर है कि टेलीकॉम में दाम बढ़ते रहेंगे कंज्यूमर के लिए, तो उसका भी जो परफॉर्मेंस है वो आपको डायरेक्टली बॉटम लाइन पे आएगा। तो इस वक्त जो उनके कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस हैं उसमें आउटलुक काफी अच्छा है। अगर जब भी ब्रेकअप होगा आपको वैल्यू मिलेगा। इस वक्त वो रिलेटिवली अंडर परफॉर्मेंस के कारण मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में थोड़ा सा वेटेज बढ़ना चाहिए। कंपनियों में एमएनएम पर आपकी क्या राय रहेगी आनंद, क्योंकि जिन गाड़ियों का इंतजार था उससे पर्दा तो हट गया है। अगला लॉन्च ऑफ कोर्स अगले साल आता हुआ दिखाई देगा, और जो 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी ने लॉन्च की। अब एसयूवी में कंपनी का अच्छा खासा मार्केट शेयर है। ईवी पोर्टफोलियो एक्सपैंड करने को लेकर कितनी अर्निंग्स में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी आती हुई दिखाई देगी, या फिर वो प्राइसिंग थोड़ी सी भारी पड़ सकती है? किस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रही हैं? एमएनएम की बात कर रही हूँ। एमएनएम, देखिए इस वक्त उनका पोर्टफोलियो अच्छा पोजीशनड है, क्योंकि एसयूवी एक क्षेत्र है जहां पैसेंजर व्हीकल में जहां पर ग्रोथ आ रही है, और ट्रैक्टर्स भी जो है वो एक ऑटो में ऐसा क्षेत्र है जहां पर ग्रोथ आ रही है और शायद ग्रोथ आती रहेगी, बरकरार रहेगी। तो एमएनएम का पोजीशनिंग तो अच्छी है। ओनली क्वेश्चन है इसकी वैल्यूएशन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ऑटो में लेना है तो ये शायद सबसे प्रोटेक्टेड पोर्टफोलियो है, क्योंकि जैसे आपने कहा नए लॉन्चेस भी हैं। एसयूवी में उनका मार्केट शेयर अच्छा है। एसयूवी ही एक क्षेत्र है जहां पे पैसेंजर व्हीकल ग्रो हो रहा है, और ट्रैक्टर्स जो मार्केट है वो भी ग्रो हो रहा है। बाकी सीवी और रेगुलर पैसेंजर व्हीकल्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको नियर टर्म में कोई अपसाइड नजर आएगा। अच्छा सर, एक प्रश्न और आपसे यहाँ पे, रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस में पॉलीकैब या फिर एस्ट्रल जो कि बीते 3 महीने में काफ़ी प्रेशर में रहा है, या फिर अगर मैं कुछ थोड़ा सा हटके और एशियन पेंट्स या फिर पिडिलाइट पे आपका एक व्यू चाहूँ, ये 4-5 स्टॉक्स आपको इनमें से किसी पे कन्विक्शन है इस वक्त इस प्राइस पे? देखिए, जब हाथी लड़ते हैं तो उस समय बाकी जानवरों को हट जाना चाहिए। तो इस वक्त पेंट के बिजनेस में बहुत सारे नए दिग्गज आ रहे हैं, बहुत पैसा है। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव बना रहेगा, वो भले कोई भी मार्केट शेयर जीते फाइनली। मेरे हिसाब से एशियन पेंट्स बढ़िया कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन सेट है, रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, एग्जीक्यूशन काफी तगड़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको आराम से हिला लेंगे, लेकिन मार्जिन में तो एरोजन होएगा ही, क्योंकि अगर ग्रासिम है और कई और लोग आ रहे हैं, जेएसडब्ल्यू है, तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस वक्त मेरे हिसाब से पेंट सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। बाकी जहां तक बिल्डिंग मटेरियल का, प्लीज गो अहेड। बाकी जो बिल्डिंग मटेरियल का आपने जो पूछा, रियल एस्टेट में फिलहाल
आगे जाते हुए थोड़ा सा स्लो डाउन नजर आ रहा है। आप रजिस्ट्रेशंस देखें, रजिस्ट्रेशंस का डेटा ये दिखा रहा है कि जो पीक हो गया वो हमारे पीछे है। तो और जो आपने कंपनियां जो बोली हैं वो काफी एकदम कंज्यूमर फेसिंग कंपनियां नहीं हैं, उनके ऑर्डर्स जो हैं इंडस्ट्रियल हैं लेकिन उसके बावजूद उनका वैल्यूएशन जो है एकदम कंज्यूमर कंपनी की तरह है। तो उठा हुआ वैल्यूएशन और थोड़ा इंडस्ट्रियल स्लो डाउन एक्सपेक्टेशन जो है हमारी, उसके हिसाब से इस सेक्टर में थोड़ा सा अंडरवेट ही रहूंगा। मैं कह रहा था आज आनंद जी काफ़ी अच्छे मूड में हैं, फ्राइडे भी है। वो जो हाथी वाली बात कही ना इन्होंने, तो उससे मुझे मेरी वो सफारी का एक इंसिडेंट याद आ गया। आज तक मैं जब सफारी पर गया था तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, मैं कहा पहली बार सफारी पर गया था तो मैं का ओपन जीप में बैठे हैं, मैं कहा सामने से अगर टाइगर आ गया, शेर आ गया, कुछ आ गया तो ओपन जीप में मतलब थोड़ा मुझे डर लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि सर शेर, चीता, ये इनसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला हाँ, वो बोला लेकिन सिर्फ एक हाथी है जिससे डर होता है, अगर हाथी आ गया तो, और अगर उसने चेज़ किया तो। मैं कहा अच्छा तो हम क्या करेंगे? उसका तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर हाथी नहीं करेगा तो ये वो वाला मामला है इसमें। ट्रूली वेल सेड। अच्छा, हाथियों की बात हो रही है तो एक और पॉकेट जहां पर हाथियों से उम्मीद रहती है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे, आईटी कंपनियां। आनंद बताइए, अमेरिका में इकॉनमी में सुधार की उम्मीद में इन स्टॉक्स में बीच में अच्छी तेजी देखने को मिली। उम्मीद यही है कि वहां पर डॉलर मजबूत होगा तो होपफुली इन कंपनियों की बिजनेस में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा अर्निंग्स में। आप किसको लेकर ज़्यादा आश्वस्त हैं, ज़्यादा कंफर्ट कहाँ पर वैल्यूएशंस दे रहे हैं, चाहे वो मिड कैप्स हो या फिर ऑफ कोर्स आपके दिग्गज? देखिए, हम मेरे हिसाब से ये टैक्टिकल प्ले है रादर देन स्ट्रेटेजिक। फिलहाल अभी भी क्लियर नहीं है मुझे कि डिमांड कहाँ से आएगी, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स ठीक ठाक कर रहे हैं यूएस में, लेकिन वहां पर मॉर्गेज एक्सेट्रा की काफी प्रॉब्लम है और कमर्शियल रियल एस्टेट काफी कोलैप्स हो चुका है। उसका प्रभाव अभी तक आपको परफॉर्मेंस में नजर नहीं आ रहा है। कैपिटल मार्केट्स अच्छे चल रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स बढ़िया कर रहे हैं। अगर बैंकिंग का क्षेत्र जो है वो बढ़िया नहीं करता, दो ही क्षेत्र हैं जहाँ पे आज के दिन ग्रोथ है, एक तो ईवी का जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत यूज हो रही है, और दूसरा जो आपका कैपिटल मार्केट्स और बैंकिंग का, फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस। बाकी तो रेगुलर ग्रोथ की तरफ ही है। अगर आप ये देखें कि गूगल के सीईओ कहते हैं कि हमारा 25% जो है काम एआई से हो रहा है, तो उसका प्रभाव इंडियन आईटी सर्विसेज पे होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने 25% लोगों को की जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं और उतनी कोडिंग आप खुद अपने आप एआई से कर रहे हैं, और ये बढ़ता रहेगा क्योंकि जैसे जैसे एआई मॉडल्स बेटर होंगे, भले ही आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बट आपका जो डिमांड है वो श्रिंक होने वाली है, एटलीस्ट फॉर बेसिक कोडिंग। तो आपको अब दो तरह के मार्केट होंगे। एक तो आप बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाई लेवल के काम कर रहे हैं जहां पर आप कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं, या आप एकदम ग्रंट वर्क कर रहे हैं जहाँ पे एआई को भी जरूरत नहीं है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत ज्यादा ग्रंट वर्क वाला काम रहेगा। अभी तक ज्यादातर कंपनियां जो ग्रोथ दिखा रही हैं वो टेक आउट ग्रोथ है। कोई बेच रहा है पूरे का पूरा अपना डिवीजन कि भाई आप ले लीजिए ये आदमी, अगले 3 साल के लिए हम आपको धंधा दे देंगे, इसलिए आपको ग्रोथ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप प्रोडक्ट कंपनी नहीं है और सिर्फ आईटी सर्विसेज कंपनी है, तो इस वक्त आपका बिजनेस जो है वो बहुत सिक्योर नहीं है। चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में आज इस मंत्रणा में बातचीत में शामिल हुए। आप बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव ए नाइस वीकेंड सर। और हम लौटते हैं इंडेक्स पर करीब 24,120 निफ्टी और 52,037 निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी 142 अंकों पर। अनुज,